वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर चर्चा के बाद में अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी प्रवृत्ति पर। तीसरी प्रवृत्ति है संयोजकता कक्षों की संख्या, वैलेंस शेल्स की संख्या। कि संयोजकता कक्षों की संख्या में क्या फर्क आता है। देखिए, इसमें फर्क इस तरह से है कि अगर हम ग्रुप में जाएं, देखिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ग्रुप कौन सा है? जैसे पहला ही ग्रुप हम ले रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो शेल्स की संख्या में कैसे परिवर्तन आता है हम देखते हैं। देखिए, पहला हमने लिया, ऊपर से जा रहे हैं, पहला हमने लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो है कितना दे रखा है? एक। परमाणु क्रमांक एक है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? एक। प्रोटॉन एक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है? वो भी एक। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे हम? कि ये हमने नाभिक बनाया परमाणु का, और ये परमाणु का पहला कक्ष बनाया, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। इसी तरह से ये तो बात हो गई हाइड्रोजन। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं लिथियम, Li। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में परमाणु क्रमांक दे रखा है 3। परमाणु क्रमांक 3 दे रखा है, यानी प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 3। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? वो भी 3। 3 इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरह दिखाएंगे? ये परमाणु नाभिक बनाया, ये उसका पहला कक्ष बनाया। पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसे दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूसरे कक्ष के अंदर जाएगा, दूसरा कक्ष भी हमने बना दिया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तीसरे उसकी, तो वो है सोडियम। सोडियम को बनाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 11। ठीक है, 11 दे रखा है, यानी प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वो भी 11। यानी इलेक्ट्रॉनों को कैसे दिखाएंगे हम? ये परमाणु का नाभिक बनाया, ये पहली कक्ष बनाई, पहले कक्ष के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हमने दूसरा कक्ष बनाया, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 8 बना दिए। 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब 8 और 2 10 तो हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको तीसरे कक्ष में दिखाना है हमारे को। ये तीसरा कक्ष दिखा दिया हमने, तीसरे कक्ष में ये हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम बनाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये जो शेल्स हैं, ये जो कक्ष हैं, परमाणु के जो कक्षों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। क्या हो रहा है? बढ़ रही है, बढ़ती है। शेल्स की संख्या बढ़ रही है ना लगातार। दूसरा, अगर हम आवर्त में जाते हैं तो क्या होता है? शेल ग्रुप की बात तो हो गई कि ऊपर से नीचे जाएंगे हम ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जाएं, किसी भी ग्रुप में चले जाएंगे तो प्रवृत्ति क्या नजर आ रही है हमारे को कि शेल्स की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल्स की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसमें अगर कोई हमसे सवाल ये पूछ ले आवर्त सारणी के अंदर कि साहब ये जो इतने सारे दे रखे हैं, मान लीजिए हमको सवाल दे दे कि बताइए कि पोटेशियम और लिथियम, इसमें किस में शेल्स की संख्या ज़्यादा होगी? तो हमने बता दिया पोटेशियम की ज़्यादा नीचे होगी। इसी तरह से, ठीक है, ये तो बात हुई ग्रुप की। अब हम बात करते हैं आवर्त की, यानी पीरियड की। आवर्त कौन से होते हैं? ये होते हैं आड़े वाले, हॉरिजॉन्टल जो है, ये सब आवर्त है। ठीक है, अब आवर्त के अंदर जब हम चलते हैं तो हमें क्या नजर आता है? आइए देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन है, पहले आवर्त की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक दे रखा है, यानी इसके अंदर शेल कितनी होंगी हाइड्रोजन के अंदर? एक परमाणु क्रमांक है, यानी प्रोटॉन एक है, यानी इलेक्ट्रॉन भी एक है। एक इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए पहली कक्षा में दिखा दिया हमने। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे हीलियम की, हीलियम में कितने हैं? दो हैं। तो दो परमाणु, दो इलेक्ट्रॉन है, दो परमाणु क्रमांक 2 है, यानी प्रोटॉन 2 है। प्रोटॉन 2 है यानी इलेक्ट्रॉन भी 2 है। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको दिखाने के लिए एक कक्ष बनाया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया। यानी पहले आवर्त में एक ही एक, दोनों में एक एक कक्ष नजर आ रहा है साफ। शेल की संख्या कितनी है? एक। बड़ी नहीं है शेल्स की संख्या। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे की बात करें, हम दूसरे आवर्त की बात करें, लिथियम। लिथियम में कितना है? 3 परमाणु क्रमांक दे रखा है। परमाणु क्रमांक 3 दे रखा है। 3 परमाणु क्रमांक दे रखा है, 3 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे नाभिक। ये पहला कक्ष दिखाया, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये दूसरा कक्ष दिखाया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से ये बेरियम पे आ जाते हैं हम। इसके अंदर परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी 4 है, प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है। 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे दिखाएंगे हम? ये हमने नाभिक बनाया, ये पहला कक्ष बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये दूसरा कक्ष बनाया, बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दिए। यानी दोनों शेल्स, इसमें भी 2 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है बेरियम। बेरियम का अगर हम 5, इसमें परमाणु क्रमांक दे रखा है 5। 5 की बात करें तो इसमें क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ही प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले कक्ष के अंदर हमने 2 दिखा दिए, दूसरे कक्ष के अंदर हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। लेकिन कक्षों की संख्या कितनी रही? बराबर है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम संयोजकता कक्षों की बात करें, अगर हम वैलेंस शेल्स की बात करें, तो अगर हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। और अगर हम आवर्त में जाएं, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएं, लेफ्ट से राइट जाएं, तो इनकी संख्या समान रहती है, बढ़ती नहीं है, समान रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा ट्रेंड। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी प्रवृत्ति पर, सॉरी चौथी प्रवृत्ति पर। इसका नाम है संयोजकता या वैलेंसी। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि संयोजकता होती क्या है। देखिए, हम कोई सा भी एक तत्व ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया। ठीक है,
अब ये जो सोडियम है, अब ये जो सोडियम है, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम अगर बनाते हैं तो पहले कक्ष के अंदर सोडियम में हमने परमाणु क्रमांक 11 दिया है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बना रहे हैं, तो पहले कक्ष के अंदर इन 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें दिखा दिए। दूसरे कक्ष के अंदर, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसलिए दूसरे कक्ष में हमने 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और तीसरे कक्ष के अंदर रह गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ये तीसरे कक्ष में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो तीसरे कक्ष में बचा है, यानी तीसरा यानी बाह्यतम कक्ष जो है, बाह्यतम जो शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 1, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अष्टक का नियम क्या कहता है? देखिए, अष्टक का नियम कहता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट वाला जो बाह्यतम जो कक्ष होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो ये क्या कर सकता है कि या तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा है, इसको त्याग दिया जाए तो अंदर वाले जो हैं इनकी अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर 7 इलेक्ट्रॉन और ले लिए जाएं। आसान काम क्या है? त्यागना, ठीक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी ये दानी बन रहा है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1 प्लस, क्योंकि इसका मतलब है कि ये एक संयोजकता, ये इसको बता रहा है कि एक संयोजकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आवक सारणी की अगर हम बात करें तो ग्रुप में अगर हम नीचे जाएं तो संयोजकता पे क्या फर्क पड़ता है, और आवर्त में जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो संयोजकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बदलती नहीं है, एक जैसी रहती है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी समान बनी हुई है, तो संयोजकता भी समान रहेगी, ठीक है। तो संयोजकता का क्या है? अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो संयोजकता की क्या होगी? संयोजकता समान रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम आवर्त में जाते हैं, पीरियड में जाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्या होता है? ग्रुप नंबर 14, ये जो ग्रुप नंबर 14 है, यहां तक तो ये बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है, और 14 के बाद में संयोजकता घटने लग जाती है, ठीक है। याद रहेगा, संयोजकता के मामले में आवर्त के अंदर क्या होता है? ग्रुप नंबर 14 तक जब जाते हैं हम, 1 से लेकर के, तो संयोजकता बढ़ती है, और उसके बाद में 15 16 17 18 पे अगर जाते हैं तो संयोजकता घटती हुई चलती है, डिक्रीज होती है। याद रहेगा, ठीक। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी संयोजकता की। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात के ऊपर चर्चा कर लें। देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर दो जगह ए प्लस ये प्लस, दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, अगर धनात्मक, इधर भी धनात्मक है और इधर भी धनात्मक है, तो दो दो धनात्मक आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, प्रतिकर्षण होता है इनके अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर दो ऋणात्मक आवेश हैं
नेगेटिव आवेश हैं वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक आवेश धनात्मक है और एक आवेश ऋणात्मक है तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, परमाणु का जो नाभिक है, कोई भी परमाणु है उसका जो नाभिक है उसके अंदर प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही आकर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, कोई भी नाभिक है, किसी भी परमाणु का नाभिक है, अगर परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है यानी धनात्मक आवेश ज्यादा होगा, और जब धनात्मक आवेश ज्यादा होता है तो फिर आकर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, यानी आकर्षण कब ज्यादा हुआ, जब आवेश ज्यादा है। ये कोई प्रोटॉन है, मान लीजिए यहाँ पे धनात्मक आवेश 3, और यहाँ पर ये कोई प्रोटॉन है, इसके अंदर आवेश एक ही प्रोटॉन है, नाभिक में एक ही, तो इसके अंदर आकर्षण ज्यादा हो इस वाले परमाणु के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर धनात्मक आवेश में और ऋणात्मक आवेश में दूरी बढ़ रही है, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का ये नाभिक है यानी प्रोटॉन कितना है, +1 है प्रोटॉन चार्ज। ठीक है, अब इसके बाहर ये इसका कक्ष है, इस कक्ष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन संख्या बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, ये -1 चार्ज। ठीक है, ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, दोनों में आकर्षण होगा। ठीक है, अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इनमें आकर्षण और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी केस की यानी लिथियम की, तो लिथियम में क्या है, प्रोटॉन में 3 चार्ज, +3, प्रोटॉन संख्या कितनी है, 3, इलेक्ट्रॉन संख्या पहले कक्ष के अंदर तो 2 है और दूसरे कक्ष के अंदर 1 है। ठीक है, तो ये जो नाभिक है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, वह नाभिक के बीच की दूरी अधिक हो गई, इसका मतलब आकर्षण कम हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में दूरी ज्यादा हो गई तो आकर्षण निश्चित तौर पर कम होगा, अगर पास पास होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा। तो इस बात को समझने की है, हमें दो ही बातें समझनी है कि एक बात तो ये हमें समझनी है कि प्रोटॉन की संख्या नाभिक में जितनी ज़्यादा होगी, नाभिक का जितनी ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, धनात्मक आवेश जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आकर्षण होता है। दूसरी बात, नाभिक में और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन में यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अंदर दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आकर्षण कम होता चला जाता है। याद रहेगा ये बात। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे 5वें ट्रेंड के ऊपर। 5वीं प्रवृत्ति है परमाणु का आकार। इसमें हमें ये देखना है कि परमाणु का आकार किस तरह से बदलता है, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आए या आवर्त के अंदर या पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो किस तरह का परिवर्तन आता है परमाणु के आकार के अंदर। अगर हम आकार की बात करें तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, इस तरह से नीचे की तरफ अगर हम आए तो अगर इन सब के हम डायग्राम बनाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए हाइड्रोजन जो है उसका एक शेल के अंदर एक परमाणु हमने दिखा दिया, उसके बाद में
लिथियम की बात करी तो हमने दो शेल बनाए और उसमें पहले शेल के अंदर तो 2 परमाणु दिखा दिए, दूसरे शेल के अंदर 1 परमाणु दिखा दिया। फिर अगर हम सोडियम की बात करें तो 3 शेल हमने बनाए, 1 2 और 1, 3 शेल बनाए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 3 शेल हो गए, लास्ट शेल के अंदर 1 परमाणु हो गया। ठीक है, तो अगर हम आकार की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार शैलों की संख्या बढ़ रही है। शैलों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि नाभिक के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके बीच में जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, दूरी बढ़ने से क्या हो रहा है, परमाणु का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी अगर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी आवर्त के अंदर जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि शेल्स की संख्या तो वही है। जैसे हम बात करें पहली आवर्त की, हम बात करते हैं, पहला ही आवर्त हम लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लिया पहले आवर्त से, इधर हीलियम ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास दिखा रहे हैं हम कि ये नाभिक हो गया और ये पहला शेल हो गया, इसमें एक परमाणु, एक अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हीलियम का दिखा रहे हैं, हीलियम के अंदर भी ये नाभिक हो गया, ये इसका पहला शेल और इसी हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, यानी अगर हम आवर्त के अंदर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो शेल्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी परमाणु का आकार कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? कम इसलिए हो जाता है कि देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, यहाँ पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, शेल उतनी ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ी हुई है, यानी चार्ज बढ़ गया, आवेश ज्यादा हो गया। तो प्लस का आवेश भी ज्यादा है, माइनस का आवेश ज्यादा है, दोनों में आकर्षण भी बहुत ज्यादा हो गया। आकर्षण ज्यादा होने के कारण परमाणु थोड़ा सा दब जाता है, तो परमाणु का आकार कम हो जाता है। यानी याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम परमाणु के आकार की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन अगर हम आवर्तों की बात करें, पीरियड्स की बात करें और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो परमाणु का आकार कम होता है। कम क्यों होता है? शेल्स तो उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है और इन दोनों के बीच में आकर्षण भी बढ़ता है और जिस वजह से परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की छठी प्रवृत्ति पर, जिसका नाम है धात्विक गुणधर्म, मेटेलिक कैरेक्टर। धात्विक गुणधर्म की अगर हम बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, धात्विक गुण जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम आवर्त के अंदर जाएं, लेफ्ट से राइट की ओर जाएं तो धात्विक गुण कम होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि हाइड्रोजन जो है, ग्रुप में हम नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन के धात्विक गुण जो हैं वो लिथियम से कम होते हैं, लिथियम के ज़्यादा होते हैं। तो लिथियम से ज़्यादा होते हैं सोडियम से ज़्यादा होते हैं पोटेशियम से ज़्यादा होते हैं आरबी के, फिर उससे भी ज़्यादा हैं सीएस के और उससे भी ज़्यादा हैं एफआर के। धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर हम आवर्त की बात करें, यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलें, तो धात्विक गुण कम होते हैं। जैसे इधर हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है, धात्विक गुण कम हो रहे। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह से एक खास बात और बताएं यहाँ पर धात्विक गुणों के बारे में, कि धात्विक गुणों का जो मूवमेंट होता है थोड़ा तिरछा होता है। तिरछा किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। कैसे? अगर हम हीलियम से और सातवें ग्रुप के ये एफ आर तक पहुंचे और तिरछी लाइन बना दें, तो हीलियम से और अगर हम एफ आर की तरफ आते हैं तो धात्विक गुण लगातार बढ़ते हुए चला जाता है। हीलियम जो है सबसे कम धात्विक गुण वाला तत्व है और एफ आर जो है सबसे अधिक धातु गुण वाला तत्व सिद्ध होता है। ठीक है, तो तिरछा मूवमेंट होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाएंगे धात्विक गुण बढ़ेंगे और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे धात्विक गुण कम होंगे। तिरछे मूवमेंट की बात करें तो अगर हम हीलियम से नीचे की तरफ एफ आर की तरफ आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। एफ आर जो है सर्वाधिक धात्विक गुण रखता है जबकि हीलियम सबसे कम धात्विक गुण रखता है। ठीक। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की 7वीं प्रवृत्ति पर, 7वें ट्रेंड पर, और उसका नाम है विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या विद्युत धनात्मकता होती क्या है, कहते किसको है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम दो बात आपको बता दें। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, जैसे विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी परमाणु है, मान लीजिए हम बात करें लिथियम। लिथियम का जो परमाणु है इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए पहला शेल जो है इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरा जो ये शेल है इसके अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें इसकी सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, यानी प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन भी हैं 11। 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे हम? 3 वो बनाएंगे, ये नाभिक हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले शेल के अंदर हमने 2 दिखा दिए, दूसरे शेल के अंदर हमने 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे शेल के अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह हम चाहें तो पोटेशियम को दिखा सकते हैं नीचे। पोटेशियम के अंदर 1 शेल और बढ़ जाएगा, 4 शेल हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 शेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा दिए जाएंगे बाकी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में आकर्षण कब ज़्यादा होता है? जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है या इनके बीच दूरी कम होती है। ठीक है, दोनों बात ध्यान देंगे, या तो दूरी कम हो या चार्ज ज़्यादा हो, दोनों स्थितियों में उनके बीच में आकर्षण ज़्यादा पाया जाता है। आकर्षण ज़्यादा पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 2 बातों पर ध्यान देना होगा कि एक चीज़ तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक ही शेल था, 2 शेल थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी आकर्षण कम होगा तो इसको आसानी से त्याग सकता है। यहाँ पर शेल की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई, यानी इनके बीच में दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने से और भी ज़्यादा आसानी से ये कर पाएगा। तीसरे इसमें देखें हम, और दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, शेलों की संख्या बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और भी आसानी से निकल पाएगा, यानी दूरी बढ़ रही है परमाणु के नाभिक में, और जो बाह्यतम शेल है उसके बीच, उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो दूरी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके बीच में आकर्षण
कमजोर पड़ रहा है दूरी बढ़ने की वजह से। आकर्षण कमजोर पड़ने की वजह से इनका बाहर निकलना आसान बन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी विद्युत धनात्मकता वो बढ़ रही है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, उसकी शैलों की संख्या बढ़ती है। आकार बढ़ने के कारण, शैल की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, नाभिक में और परमाणु नाभिक में और बाह्यतम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो होती है वो दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से उनका आकर्षण कमजोर पड़ जाता है और आकर्षण कमजोर पड़ने के कारण क्या होता है, वो आसानी से निकल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। यानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम चल रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी आकर्षण कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम आवर्त की बात करें, ग्रुप की बात को हम छोड़ दें, आवर्त की बात करें तो आवर्त में क्या होता है, आवर्त में अगर हम चलें तो क्या होता है, आवर्त में उल्टा होता है। देखिए, अगर हम आवर्त की बात करें, इधर हाइड्रोजन ले उधर हीलियम ले, हाइड्रोजन के लिए हमने लिया यहाँ पर, तो उसके लिए ये नाभिक बनाया और ये एक ऑर्बिट बना दिया, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इसका। इसी तरह हीलियम की बात करें तो ये हमने नाभिक बनाया, ये एक ऑर्बिट बना दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो प्रोटॉन भी 2 ही हो गए, प्रोटॉन 2 हैं तो चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है, देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो देखिए इधर क्योंकि कम आवेश है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर आसानी से निकलेगा, या इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर आसानी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज़्यादा आसान होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट पे जाएं अगर हम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, यानी जो परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उसके अंदर आवेश, उनका जो आकर्षण होता है नाभिक में और इलेक्ट्रॉनों के बीच में वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने से वो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बात यह है, अगर हम विद्युत धनात्मकता की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें, तो अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता जो है बढ़ती है, और अगर हम आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता घटती है, कम होती है, घटती है। ठीक है, कम होती है। और विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अर्थ हमने आपको बता ही दिया है कि किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो आसानी से त्याग पाएगा या मुश्किल से त्याग पाएगा। अगर आसानी से त्याग पाएगा तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की 8वीं प्रवृत्ति पर, यानी 8वें ट्रेंड पर। वो है ऑक्साइड्स की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हम जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ऑक्साइड्स जो हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो हो सकते हैं क्षारकीय, जिसको हम कहते हैं एसिड, इसको बेसिक, या फिर हो सकते हैं वो अम्लीय एसिडिक, या फिर वो हो सकते हैं उभयधर्मी एम्फोटेरिक, उभय धर्मी एम्फोटेरिक। ऑक्साइड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्षारकीय हो सकते हैं, अम्लीय हो सकते हैं और उभयधर्मी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम ये जानते हैं कि जो इस साइड की जो है तत्व, ये सब धातुएं हैं, इससे आगे वाली ये अधातुएं हैं, और कुछ बीच में जो हैं ये अर्ध धातुएं हैं, ये अर्ध धातुओं को शो करती है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें
कि अगर हम यहाँ पे गौर से देखें और तीसरे आवर्त को देखें तो हम ये देखें कि अगर हम किसी भी आवर्त के अंदर जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी आवर्त का मतलब इस तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, तो आवर्त में जाने पर होता क्या है, हम धातु ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय। हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम जा रहे हैं धातु से अधातु की ओर। ठीक है, धातु ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं, और अधातु ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। हम धातु से और अधातु की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं आवर्त के अंदर, तो ऑक्साइड्स की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारकीय से अम्लीय होने लग जाती है, अम्लीय। ठीक है, बात ध्यान रहेगी कि अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, उल्टा जाएंगे क्षारकीय हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हुई आवर्त यानी पीरियड की। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो देखिए, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी अगर हम क्षारकीय प्रवृत्ति की ही बात करने का है तो ऊपर से नीचे अगर जाना है तो बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, बात ध्यान रहेगी। ऑक्साइड्स की प्रकृति में क्या बात बताई हमने? देखिए, हमने ये बताई कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्साइड्स के अंदर क्या होता है, क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, बेसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, और अगर हम आवर्त में जाते हैं लेफ्ट से राइट तो क्षारकीय प्रवृत्ति घटती है। क्षारकीय प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्ति? क्षारकीय प्रवृत्ति। एसिडिक नेचर, जो बेसिक नेचर है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। घट रहा है इसका मतलब अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ रही है, नीचे क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ रही है इसका मतलब अम्लीय प्रवृत्ति घट रही है, इसका अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, बात ध्यान रहेगी। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की नवी और अंतिम प्रवृत्ति पर, अंतिम ट्रेंड्स पर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो हम आपको बता दें कि अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं, ग्रुप में अगर आप पहले बात करें हम ग्रुप की, फिर हम बात करेंगे आवर्त की। अगर ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे जाएं तो दो प्रकार के फर्क पड़ते हैं। अगर हम धातुओं की बात करें, ग्रुप में धातु की बात कर रहे हैं, धातु और अधातु। अगर हम आवर्त सारणी में धातुओं के ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती। क्या बनता है? रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती। ठीक है, लेकिन अगर अधातु के अंदर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता घटती है। याद रहेगा, अगर हम धातुओं की बात कर रहे हैं और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन अगर अधातुओं की बात कर रहे हैं तो ये कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाती है, कम हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। क्यों कम हो जाती है और क्यों बढ़ती है इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दें आपको कि जब हम धातुओं के अंदर
ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है नीचे जाने पर वो तो समान रहती है, लेकिन उनके जो कक्ष होते हैं, उनके जो कक्ष होते हैं, कक्षों की जो संख्या होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। किसी में एक कक्ष होता है, फिर दो कक्ष हो जाते हैं, फिर तीन कक्ष हो जाते हैं, परमाणु आकार बढ़ता है लगातार। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में और नाभिक के बीच में आकर्षण कम हो जाता है। इस वजह से क्या वो आसानी से टूट सकते हैं, वो आसानी से स्वतंत्र हो सकते हैं। इस वजह से उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है नीचे जाने की तरफ। ठीक है। अगर यही बात करें अधातु के लिए, तो अधातुओं में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। वहां पे क्या होता है, परमाणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे कि वो अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है। ये तो बात हुई ग्रुप की। अब अगर हम बात करें आवर्त की, तो आवर्त के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम आवर्त की बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब आवर्तों में हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो ग्रुप नंबर जो 14 है, ये जो ग्रुप नंबर है, यहां तक जब हम चलते हैं तो अभिक्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है, वो कम होती है। ग्रुप 14 तक कम होती है और 14 के बाद अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। और 18वां जो ग्रुप होता है वो अक्रिय होता है। 14 से 15, 16, 17 में बढ़ती है। और ये जो 18वां ग्रुप होता है ये अक्रिय होता है, क्योंकि उनकी जो बाह्यतम कक्षा जो होती है वो फुलफिल होती है, पूरी होती है, अष्टक का नियम के अनुसार पूर्ण होती है। ठीक है। कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक। ध्यान रहेगी कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो आवर्त के अंदर क्या होता है, 14वें आवर्त तक, आवर्त में जब हम चलें तो 14वां जो ग्रुप है वहां तक तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर अभिक्रियाशीलता कम होती है और उसके बाद में 15, 16, 17 पे बढ़ती है और 18वां आखिरी होता है। ठीक है। ग्रुप में ऊपर नीचे की बात करें तो ग्रुप में जैसे नीचे जाते हैं अभिक्रियाशीलता धातुओं के अंदर तो बढ़ती है और अधातुओं में कम होती है। ठीक, याद रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियों के अध्ययन के बाद में अब हम बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी जो सीमाएं थी, उसकी जो कमियां थी, उसको किस तरह से दूर किया। यानी हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी जो कमियां थी उसको आधुनिक आवर्त सारणी ने उसका किस तरह से निराकरण किया। देखिए, हम जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 3 समस्याएं हमने नोट की थी। पहली समस्या हमने नोट की थी कि समस्थानिकों की समस्या, आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक की आइसोटोप्स क्या चीज़ थी, ये ऐसे तत्व थे जिनके जो परमाणु द्रव्यमान था वो तो अलग अलग हुआ करता था, लेकिन उनके रासायनिक गुण जो होते थे वो समान होते थे। आइसोटोप की समस्या ये थी मेंडलीव के समय कि मेंडलीव के समय तक तो आइसोटोप के बारे में मालूम चला नहीं था। इस वजह से क्या हुआ था कि मेंडलीव ने जो समान गुणधर्म के आधार पर जो तत्व थे उनको एक ही बॉक्स में रख दिया था, जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने चाहिए थे। ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्योंकि क्राइटेरिया ही बदल दिया गया, पहले परमाणु द्रव्यमान था और अब आगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्योंकि क्राइटेरिया बदल दिया गया, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया गया। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज करने के कारण क्या हुआ कि क्योंकि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। ठीक है। इसलिए आइसोटोप्स की जो समस्या थी वो अपने आप ही सॉल्व हो गई और वो अलग अलग उसके अंदर चले गए, अलग अलग ब्लॉक के अंदर आइसोटोप्स
चले गए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि कोबाल्ट और निकिल की। उसमें क्या समस्या थी कि वैसे तो मेंडलीफ ने ये नियम अपनाया था कि साहब प्रत्येक तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अंदर जमाया था उसने, कितने बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन निकिल और कोबाल्ट जो थे उसके अंदर उसने क्या क्रम को उल्टा कर दिया, और इसका कोई कारण भी उसने नहीं बताया। उसका मुख्य कारण उसने बस यही बताया कि भाई समान गुणधर्म वाली चीजें एक साथ रखना चाहता था वो। ठीक है। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ तो आधुनिक आवर्त सारणी क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई, तो इस समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक के हिसाब से जब हम जमाते हैं तो निकिल पहले आता है और कोबाल्ट बाद में चला जाता है। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से जब हमने इसको किया, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो ये कमी थी ये भी अपने आप ही दूर हो गई। तीसरी समस्या थी हाइड्रोजन की पोजीशन की, कि हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मेंडलीव ने कुछ नहीं बताया था, और उसने हाइड्रोजन की जो पोजीशन रखी थी ग्रुप 1 में रखी थी, जबकि इसके कुछ गुण ग्रुप 7 से भी मिलते थे। तो उसने ये नहीं बताया कि ग्रुप 1 में ही उसने क्यों रखा, ग्रुप 7 में क्यों नहीं रखा। ठीक है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी ने इस बात का भी जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। तो इसमें यह कहा गया कि क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ग्रुप 1 वाली जो तत्व हैं उनसे अधिक मिलता है, न कि ग्रुप 7 वाले तत्वों से। इस कारण हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो 3 कमियां थी, उन तीनों कमियों का निराकरण आधुनिक आवर्त सारणी से हो गया। और आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य जो सिद्धांत था वो ये था कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाएं तो उनके गुणधर्म जो होते हैं वो उनके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्त फलन। ठीक। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हमने चर्चा की, डाबे राइनर के बारे में चर्चा की, न्यूलैंड के बारे में चर्चा की, और अंत में हमने आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही हमारा सब चैप्टर समाप्त हो जाता है।